नेपाल में तख्ता पलट के बाद अब देश की सत्ता सेना के पास है। सरकार बनाने और बातचीत को लेकर चर्चा चल रही है। सूत्रों की जानकारी के अनुसार प्रदर्शन कर रहे जेएनजी समूह ने देश की पहली महिला चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार चलाने का प्रस्ताव दिया। सुशीला कार्की ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जेएनजी ने उन्हें फोन करके अपना फैसला बताया और सुशीला कार्की ने इसे मान लिया। 4 घंटे चली वर्चुअल बैठक के बाद उन्होंने देश का अंतरिम नेतृत्व संभालने के लिए पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम आगे किया। यह कदम नेपाल की मौजूदा राजनीति के लिए जितना चौंकाने वाला है, उतना ही उम्मीदों से भरा भी। And my general concern, current immediate concern is the law and order of the country. And in order to maintain the law and order of the country demands the person who knows about the law and order. And current Chief Justice Sushila Karki is the right option, I think that. But Gen Zs are also demanding the Balen and the Harka Sampang. But इस तरह से नेपाल के लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है कि जैसे सुशीला कार्की देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी और उसके बाद अब वे पहली महिला प्रधानमंत्री बन सकती हैं। जेएनजी ने आज की बैठक के बाद यह स्पष्ट कर दिया कि दुर्गा परसाई रासपा का नई सरकार में किसी तरह का दखल नहीं होगा और कमान सुशीला कार्की के हाथों में होगी। हालांकि काठमांडू मेयर बालेंद्र शाह और युवा नेता सागर धकाल का नाम भी चर्चा में आया, लेकिन आंदोलनकारी युवाओं ने माना कि वर्तमान हालात में कार्की जैसी शख्सियत जिनकी छवि न्यायप्रिय और निष्पक्ष है, वही जनता का भरोसा जीत सकती हैं। सुशीला कार्की का जन्म 7 जून 1952 को विराटनगर में हुआ। 7 भाई बहनों में सबसे बड़ी कार्की ने कानून की पढ़ाई के बाद 1979 में विराटनगर से वकालत शुरू की। 1985 में उन्होंने महेंद्र मल्टीपर्पज कैंपस धरान में सहायक अध्यापक के तौर पर काम किया। 2007 में वे सीनियर एडवोकेट बनी। 22 जनवरी 2009 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज नियुक्त किया गया और 2010 में स्थायी जज। 2016 में वे नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी। यह खुद में ऐतिहासिक पल था। 11 जुलाई 2016 से लेकर 7 जून 2017 तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बागडोर संभाली। साल 2017 में प्रमुख राजनीतिक दलों ने सुशीला कार्की पर पूर्वाग्रह और कार्यपालिका में हस्तक्षेप का आरोप लगाया था और उन पर महाभियोग प्रस्ताव भी पेश किया गया, लेकिन देश में उन्हें मिले भारी जन समर्थन और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण राजनीतिक दलों के प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। कार्की की शादी दुर्गा प्रसाद सुवेदी से हुई, जिनसे वे बनारस में पढ़ाई के दौरान मिली। सुवेदी उस वक्त नेपाली कांग्रेस के प्रमुख चर्चित युवा नेता थे और पंचायती शासन के खिलाफ चल रहे आंदोलन में सक्रिय थे। यहाँ तक कि एक विमान अपहरण कांड में भी उनका नाम सामने आया था। न्यायपालिका से रिटायर होने के बाद कार्की ने किताबें भी लिखी। 2018 में उनकी आत्मकथा न्याय आई और 2019 में उनका उपन्यास कारा प्रकाशित हुआ, जो विराटनगर जेल के अनुभवों पर आधारित है। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।